मैं कमल जी आप ही से शुरुआत कर ले रहा हूँ। मतलब मुझे एक चीज बताइए, आप जरा इसको इंडिया के रेफरेंस में इसको समझना जरूरी है। आ, जो ट्रम्प हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर पूरी तरह से अमेरिकी शिकंजे को कस लिया है। और ये जब मैं बोल रहा हूं तो मैं तीन स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूं कि कहां कहां पे वो बिल्कुल साफ लग रहा है कि वो उन्होंने अपना शिकंजा कसे हुए हैं। आप अगर देखिए तो एप्स्टीन फाइल सबसे पहले उन्होंने करके ऐसा कर दिया कि यहां से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, हमारी जबान भी नहीं हिल रही है। दूसरा, डॉक्टर कमल, अगर आप याद करिए तो उन्होंने अडानी वाले मामले में भी वहां पे उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो गए थे, सिविल केसेस हो गए थे। अडानी जी को डर ये था कि कहीं उनको यहीं से उठा के ना ले जाएं, क्योंकि वेनेजुएला में उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को उठा ले गए थे। भारत सरकार उनको बचाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि यहाँ पे वो समन हम नहीं सर्व कर पा रहे हैं। और उसके बाद जब एक समय ऐसा आया कि जब भारत सरकार को लगा बचा नहीं पाएंगे, तो उनको ट्रम्प के जो वकील हैं उनको बिचवैया बना के वहां पे कुछ सेटलमेंट किया गया, कुछ पैसा ओवर द टेबल, कुछ पैसा अंडर द टेबल, कुछ कमिटमेंट, ये सब कर करा के वो मामला खत्म कराया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर कमल कि ये भी भारत को कंट्रोल करने के लिए किया गया। और तीसरा, अभी वो लॉरेंस बिश्नोई वाला जो मामला है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप यहाँ का लॉरेंस बिश्नोई और दो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो हत्या हुई है। लॉरेंस बिश्नोई 11 साल से जेल में है, साबरमती जेल में है। तो अगर वो ये साफ साफ अमेरिका ये कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार हैं और जेल में बैठा हुआ अगर कैदी जिम्मेदार है, तो अगर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगा तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों की लिप्तता भी समझ में आएगी। तो वो जो मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने इस समय भारत की बिल्कुल गर्दन पकड़ ली है और इसीलिए हम उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो जरा मैं एक आपकी छोटी टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा डॉक्टर कमल जी। आनंद सर नमस्कार, और बाकी सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। आपने जो सवाल किया वो एक बात इस रूप में है कि भारत की गर्दन पकड़ी है या भारत के शासक जो हैं उनकी गर्दन पकड़ी है। और भारत के शासक अभी तो भारत का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक तरीके से अमेरिका के अनुसार ही काम कर रहा है। ऐसा बोलने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा साफ साफ दिखता है। और यहाँ अगर हम देखें कि जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ और शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई, तो उसमें वहीं से हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस युद्ध की शुरुआत के पहले ही वहां गए थे और उन्होंने इजराइल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। और जैसे ही वो वहां से वापस आए और इजराइल और अमेरिका का हमला ईरान पर शुरू हो गया। तो एक तरीके से वैधता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और बाद के दिनों में भी हम देखते हैं कि इजराइल बार बार ये कहता है कि हमारे साथ भारत खड़ा है, और भारत कभी भी इसका खुलकर खंडन नहीं करता है। तो हमारी जो पारंपरिक नीति रही है गुटनिरपेक्षता की नीति, और जब विश्व में दो ध्रुव थे, कोल्ड वॉर का समय था, शीत युद्ध चल रहा था, तब भी हमने इस नीति को अपनाया। वो एक व्यवहारिक नीति भी थी और आदर्शवादी नीति भी थी। उसमें जब नेहरू जी ने इस नीति को अपनाया तो इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों से हमें कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, सोवियत यूनियन और अमेरिका से, बल्कि दोनों से अच्छे संबंध रखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को भी कायम रखना है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस मोर्चे पर काफी विफल हुई है। हालांकि बहुत सारे लोग, जिसमें विपक्ष के कुछ सांसद भी शामिल हैं, शशि थरूर जैसे, उनको ये लगता है कि भारत अपने हितों को ज्यादा अच्छे से पूरा कर सकता है अगर वो अमेरिका को नाराज ना करे, तो अपनी स्वतंत्रता कायम रखते हुए। और उनके लिए शायद स्वतंत्रता की परिभाषा यह है कि हमने तो सीधे तौर पर युद्ध में भागीदारी नहीं की, हमने ईरान में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस हम अमेरिका के साथ थोड़े बहुत चिपके हुए सटे हुए दिखे, या हमने उनकी कोई मुखालफत नहीं की। लेकिन इस रूप में भी जो एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की नीति रही है, उसे दो स्तरों पर नुकसान हुआ है। एक तो मैं कहूंगा कि जो एक नैतिक आभा भारत की विदेश नीति की थी, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार की इस तरह की कलाबाजी के कारण काफी नुकसान हुआ है। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि उसके पीछे ऐसे कारण हैं जिसको हम बहुत ही खुलकर एक लोकतांत्रिक देश के भीतर चलने वाली राजनीति के कारकों के रूप में नहीं देख सकते हैं। यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक देश, अगर ये माना जाए कि वो
कुछ अपराधियों के माध्यम से अपनी विदेश नीति को संचालित करता है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण नजर आएगा। लेकिन कई बार जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं, वो भी हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको एकदम जेम्स बॉन्ड के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ऐसे दिखाया जाता है कि देखो भारत के जो दुश्मन हैं, उनका अपने आप सफाया हो रहा है विदेशों में और वो पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन इशारों में ये कहा जाता है कि हमारे जेम्स बॉन्ड जो हैं, वो इस तरह के काम में पारंगत हैं। लेकिन देश की विदेश नीति इस तरीके से नहीं चल सकती है और अमेरिका जिस तरीके से भारत को इन सब कारकों को लेकर एक दबाव में डाल रहा है, वह देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब अगर हम वर्तमान समय में जो पूरा संकट है उसको हम देखें, तो मुझे तो लगता है कि खुद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी एक अजीब तरह की विडंबना का शिकार है। अमेरिका भी मैं कहूँगा कि एक खास तरह की ट्रेजेडी का सामना कर रहा है, जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति है, जो हर चीज़ में अपने व्यक्तिगत लाभ को ही प्रमुखता देता है और वो एक चतुर बिज़नेसमैन की तरह काम करते हुए ज़्यादा दिखते हैं और उसके साथ-साथ उनका ईगो बहुत बड़ा है। मुझे तो ये लगता है कि अभी जो ईरान के साथ उनका फिर से युद्ध शुरू हुआ है, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि उन्होंने ये देखा कि खामेनेई की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में लोग सामने आ गए। जबकि ट्रंप को उम्मीद ये थी कि वेनेजुएला जिस तरीके से एकदम नेस्तनाबूद हो गया वहाँ का शासन, वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ले आए, कुछ वैसी स्थिति वो ईरान में भी कर देंगे। बाद में जब ऐसी स्थिति नहीं आई तो उन्होंने दिखाया कि देखो हमने समझौता कर लिया है और उस समझौते में ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। अब वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर हो जाएगा। लेकिन जब ईरान फिर से एक स्वाभिमानी राष्ट्र राज्य के रूप में उठकर खड़ा हुआ, तो यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ और अमेरिका ने फिर से कुछ अलग-अलग तरह की पैंतरेबाजी के साथ वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। अब इसमें दो चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ही निराशा पैदा करती हैं। एक तो भारत की भूमिका, हमारे देश की भूमिका ज्यादा सक्रिय होनी चाहिए थी और व्यवहारिक स्तर पर भी, जो मैंने पहले कहा कि एक आदर्शवादी स्तर पर हमें या नैतिक स्तर पर हमारी विदेश नीति को चोट पहुंची है, व्यवहारिक स्तर पर भी अगर हम ईरान से बेहतर संबंध रखते, हम बिल्कुल इजराइल और अमेरिका से चिपके हुए ना दिखते, तो शायद हमारे यहाँ जो समस्याएं सामने आ रही हैं कच्चे तेल को लेकर या दूसरे गैस इत्यादि को लेकर, हॉर्मुज जलडमरू के में जो संकट पैदा हुआ, शायद ईरान हमारे साथ ज्यादा उदार होता और हमारी विदेश नीति की वैधता भी ज्यादा होती। लेकिन आज के दिन में ऐसा दिखता है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से एक पक्ष की तरफ झुकी हुई है। तो ये और भारत की विदेश नीति अगर आप औपचारिक बयानों को देखेंगे तो यही कहा जाएगा कि भारत शांति चाहता है, भारत ये नहीं चाहता है कि नागरिकों की हत्या हो, भारत ये नहीं चाहता है कि जो दोनों देश है वो अपने तनाव को बढ़ाएं, बल्कि उन्हें बातचीत करके समस्या को सुलझाना चाहिए। तो ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर वास्तविक स्तर पर हम इसके लिए कोई पहल करते हुए नहीं दिखते हैं, बल्कि दुर्भाग्य से पहल करते हुए पाकिस्तान जरूर दिखता है। तो ये भारत की जो मैं कहूँगा कि का स्टेटस है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसकी जो हैसियत है, उसके कमजोर होने का ही प्रतीक है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने जाकर रुकती है कि वो आखिर इसको सही तरीके से क्यों नहीं कर पाए। और दूसरे स्तर पर मैं देख रहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ, उसकी भी उसकी जो पूरी प्रतिक्रिया वो भी भारत की प्रतिक्रिया से ही मिलती जुलती है कि भाई दोनों पक्ष शांति कायम रखें, हमला ना करें, एक दूसरे के नागरिकों को निशाना ना बनाएं और एक नैतिक अपील की जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जो यूएनओ है वो भी पूरी तरीके से एकदम हम कह सकते हैं कि प्रभावी तो पहले भी बहुत नहीं था, लेकिन अब और भी ज्यादा औपचारिक संगठन बन गया है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त बयान देना, अमेरिका को, चूंकि अमेरिका और इजराइल ने ही पहले हमला किया था, तो उनको कम से कम बयान के माध्यम से ही ये बताना कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं दिखता है। तो मौजूदा स्थिति में ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब एक ऐसे दादा के रूप में उभर कर सामने आए हैं, या फिर मैं और थोड़े खराब शब्दों का इस्तेमाल करते कैसे गुंडे के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनकी मर्जी के हिसाब से वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को हाँके। और शायद उनकी खुशनसीबी बोल सकते हैं कि चीन खुलकर उनका विरोध अभी नहीं कर रहा है। जो रसिया है, पुतिन का रसिया, वो भी खुलकर उनके विरोध में सामने नहीं आ रहा है। कभी कभी कुछ कुछ बयान आ जाते हैं, लेकिन यह स्थिति हमेशा रहेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और हो सकता है कि जो विश्व स्तर पर तनाव है वो और ज्यादा बढ़े, क्योंकि किसी भी दिन जो दूसरी उभरती हुई या तुलनात्मक रूप से मजबूत शक्तियां हैं, अगर वो अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेती हैं,
तो जो अभी युद्ध इजराइल, अमेरिका और ईरान तक सिमटा हुआ है, वो और ज्यादा फैल सकता है। तो शायद ये अमेरिका के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनके जो राष्ट्रपति हैं वो ज्यादा जिम्मेदार तरीके से काम करें। जो उन्होंने, जो पहले आप बात कर रहे थे, जिसके बारे में त्रिभुवन जी ने भी कहा कि जेडी वेंस को शायद वो ये मानकर चल रहे हैं कि वेंस वही करेंगे जो वो बोल कर जा रहे हैं, और उनके भीतर ये डर है कि ईरान हो सकता है उनकी हत्या करा दे। तो वो ईरान को डराने के लिए बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कह दिया है कि सारी मिसाइलें तुम्हारी तरफ कूच कर जाएंगी और ईरान पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह की डायलॉग बाजी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गिरते हुए स्तर को दिखाता है, और इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप पर बनती है। तो कुल मिलाकर आनंद सर, मुझे ये लगता है कि भारत की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो सुनिश्चित करने में नरेंद्र मोदी की सरकार विफल रही है। अगर हमारे इंटरेस्ट के सिक्योर होने का, हमारे राष्ट्रीय हित के सुरक्षित होने का मतलब सिर्फ यह है कि हम चुपचाप बैठकर जो एक तरीके की दादागिरी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका मूक समर्थन करते रहे, तो फिर यह राष्ट्रीय हित की सुरक्षा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय गौरव की तिलांजलि देना ही है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही है। तो इस संदर्भ पे भारत के विपक्ष को थोड़ी और तेज आवाज में नरेंद्र मोदी सरकार की कोई इस बात के लिए प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि कई बार सोनिया गांधी अपने लेखों में करती हैं, कि वो और ज्यादा सक्रिय रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करे, अपने दृष्टिकोण को अमेरिका से एकदम सिमटा हुआ या इजराइल से एकदम चिपका हुआ ना दिखाए, बल्कि खुलकर इन शक्तियों का विरोध करे जो कि आक्रमणकारी है। जी आनंद सर।